एक बड़ा बयान नॉर्थ कोरिया से भी सामने आया है। बिल्कुल, ईरान इजराइल जंग में शुमाली कोरिया या नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है। किम जोंग उन ने ईरान की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और ये 24वां ऐसा मुल्क बना है। 23 कंट्रीज जो मुस्लिम ब्लॉक थी, अब उनमें अलग थोड़ा सा हटकर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से भी एक स्टेटमेंट आया था, याद रखिएगा, जिसने डीएस्केलेट होनी चाहिए सारी सिचुएशन, थोड़ी सी चीजें बेहतर की जाएं, इस तरफ उसने भी हिमायत का ऐलान किया था। लेकिन ईरान का खुलकर समर्थन करना नॉर्थ कोरिया का ये भी बताता है कि अमेरिका के साथ उसके भी अभी ताल्लुकात इश्फाक ठीक नहीं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये कल उनके जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स है उस पर जारी कर दिया गया और ये साफ कर दिया गया कि जो जियो पॉलिटिक्स इस वक्त बन रही है जी, इसमें नॉर्थ कोरिया का एक मुकम्मल और वाजिया बयान है। और बयान क्या है जी, किम जोंग उनका मानना है कि उनकी जो सोच है और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इजराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो ईरान के हक में है और ईरान के साथ वो खड़ा रहेंगे। ईरान के लिए अगर उन्हें दिफाई और अस्करी मामलात में आगे बढ़ना पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा। ये खुलकर एक फाइन ट्यून स्टेटमेंट है। राजा जी, आपका भी एक कमेंट और फिर सोहेल काजमी साहब आप भी जरा फटाफट से इस पर एक बात बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया ही वो देश हैं जिसने खुलकर ये कहा कि रूस की मदद के लिए हमने अपने जवानों को भेजा है जंग लड़ने के लिए। और क्या यहां पर वाकई में नॉर्थ कोरिया ऐसा कर सकता है कि वो ईरान के लिए अपनी फौज को भेजे? और अगर ऐसा होता है तो चीजें बदल जाएंगी और किम ये कर सकते हैं। किम के पास सोल्जर्स भी हैं, किम के पास ताकत भी है, लेकिन डिस्टेंस मैटर करता है। डिस्टेंस लंबा है, क्या अमेरिका वहां तक पहुंचने देगा? क्या साउथ कोरिया, जापान जो बीच में खड़े हैं, क्या वहां से निकलकर वो अरब सागर तक आ पाएंगे? मलक्का डिलेमा जो है वो बहुत अहम हो जाता है। क्या उनको पहुंचने में ही, अगर वो शिप से भी जाते हैं तो पहुंचने में गौर कम से कम 5 से 6 दिन का वक्त लगेगा? क्या किम के पास इतनी लंबी फ्लाइट्स हैं कि वो जाकर तेहरान में डाउन कर सकती हैं? और क्या इजराइल उसको ऐसा करने देगा? इसकी संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम है। सोहेल काजमी साहब, ओवरऑल हम देख रहे हैं ना, एक हफ्ते में हमने कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि ये जंग रुकेगी। तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह के इकदाम के बावजूद भी हम हर गुजरते लम्हे के साथ कशीदगी की तरफ मजीद जा रहे हैं। यहां से आगे इस वक्त कम से कम जहां पर ईरान खड़ा है, इजराइल और अमेरिकन अभी भी मीटिंगें कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। ईरान के पास यहां से आगे ऑप्शंस क्या बचते हैं, जहां उसने कार्रवाइयां की भी हैं जबरदस्त और शायद सोच से ज्यादा जवाब अभी तक मिला है जवाबी ताकतों में? देखिए, अब ईरान, अमेरिका, इजराइल ये सब फंस चुके हैं। या तो इस तरह से कोई बीच में इंटरवीन करे जो इंपॉर्टेंस रखता हो और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। अदरवाइज जैसा किम सामने आ गए, हमने पहले कहा, अभी तो किम सामने आ गए कि मैं ईरान के साथ हूं, शाम तक या सुबह तक आप देखेंगे ये दुनिया जो है बट जाएगी और कौन किसके समर्थन में है और कौन किसके समर्थन में नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है अमेरिका का बन जाता है और उसके साथ जो उसके समर्थक है उनका बन जाता है कि ये डिसऑर्डर आगे ना बढ़े। जी राजेश जी, वो भी बताइएगा। मेरे पास एक बड़ी खबर जी, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। पीएम मोदी G7 में समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा में है। डोनाल्ड ट्रंप निकल गए थे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। 35 मिनट बातचीत हुई है। इस बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की गई है और क्या इस बातचीत में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बातचीत की गई है, यह समझना होगा, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है जिसके ईरान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या भारत यहां पर कोई रोल प्ले कर रहा है या कर सकता है, यह देखना होगा। ठीक है जी, मैं काजमी साहब आपके पास जब बात ये चली ना तो उसके बाद ब्रेक पर भी जाना, मैं छोटा सा अभी आपका कमेंट लूंगा। जब हम भारत और ईरान की बात करते हैं और थोड़ा सा माजी के औराक को पीछे चला लेकर देखते हैं तो एक स्टैंड ईरान ने तब लिया था जब एक मुश्किल तरीन वक्त पाकिस्तान ने पैदा किया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और एक डिप्लोमेटिक मुंह खेला उस वक्त, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल उस वक्त बनी थी, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आजकल कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमने उस वक्त किया, मैं गया था जी यूएन, तो हमने तकरीरें वहां की। दरअसल ईरान का जो यू टर्न था, क्या उस यू टर्न का बदला आज दिया जा सकता है अगर भारत थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, प्रेशर मेंटेन करे कहीं पर भी? देखिए सर, भारत जो है बड़ा अच्छी तरह अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हुए रख रहा है। अब भारत की स्थिति ये है कि भारत मीडिएशन के लिए, जैसे बांग्लादेश में क्राइसिस हुई, ट्रंप ने कहा मोदी कैन ओनली मीडिएट। अब भारत की जो स्थिति है वो मीडिएशन की है। अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा मुल्क
जो बिल्कुल किसी तनाव में नहीं है, किसी के साथ भी कंफ्लिक्ट में नहीं है, उसको बीच में मीडिएट करने के लिए लाते हैं भारत जैसे मुल्क को। मैं समझता हूँ चीजें हमवार हो सकती हैं, चीजें जियो पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, तिजारत को लेके, अमन अमान को लेके, ह्यूमन अब्यूसेस को लेके। तो मैं समझता हूँ अब देखिए शाम तक ये चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि मीडिएट करने वाले भी कुछ ना कुछ लोग आगे जरूर आएंगे, और अमेरिका भी चाहेगा, क्योंकि जिस तरह की थ्रेट अमेरिका दे रहा है कि हम रजीम चेंज करेंगे। खमनाई साहब को कल कह रहा था मारेंगे, आज कहता नहीं हम देखेंगे, सोचेंगे। तो मुझे लगता है रीथिंकिंग ऑफ द जो लीडर्स हैं या एडवाइजर्स हैं, उस पर बात चल रही है, और शाम तक कुछ ना कुछ ठीक है सोहेल साहब, एक फाइनल कमेंट भी आपसे लेंगे, मगर उससे पहले एक स्टेटमेंट जरा किंग की वो बाइट भी प्ले कर दीजिएगा, जिसमें मौजूदा वक्त में जो हम बार बार कह रहे हैं कि इक्तदार में अब आगे कौन बैठेगा, क्या अल्टीमेटली वही गोल है, अमेरिकन उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो हैं रजा पहलवी जो ईरान से निकाले गए बादशाह है। एक वक्त था जब इनको जिम्मेदारी अपने वालिद के बाद मिली थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। और ये कब हुआ? जब ये कन्फ्लिक्ट एक बार फिर से खित्ते के अंदर इस जंग ने जन्म लिया। 3 दिन गुजर चुके थे, उसके बाद रजा पहलवी सामने आए और कहा कि मौजूदा वक्त की रिजीम कमजोर पड़ रही है, अब ईरान के लोग जमहूरी तर्ज अमल पर यकीन रखते हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं। और आज एक स्टेटमेंट, परसों कल का दिन बीच में रेस्ट, आज फिर से नया स्टेटमेंट आया। और वो जो बार बार हम रिजीम चेंज वाली बात कर रहे हैं कि शायद अमेरिकन उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और ये एक वो मोहरा हो सकता है जो सीरिया की तरह, अहमद अरशरा की तरह शायद इशफाक इस्तेमाल हो सकता है। देखिए अहमद, ये जो पाशा साहब थे काफ़ी दिनों तक खामोश थे, अचानक से इनकी एक्टिवेशन हुई, और हमारे जो सोर्सेज यूएस के अंदर है वो ये बता रहे हैं कि जनाब इनका तो बात ही नहीं है, दरअसल इनकी पोती ने जहां शादी की है वो एक यहूदी घराने में शादी की है, वहां से एक को डिप्यूट करना चाहते हैं ईरान के अंदर, ताकि डायरेक्ट कंट्रोल अमेरिका के हाथ में चले। यही वजह है कि रिजीम चेंज वाली बात यूएस से शुरू हुई, वो इजराइल ने नहीं की, वो यूएस से शुरू हुई, इजराइल ने उसको पिक ऑन कर दिया। लेकिन जरा फटाफट से एक बात सुन लेते हैं, उसके बाद सोहेल कादमी साहब आपके पास आएंगे। क्या रिजीम चेंज से कोई फर्क पड़ेगा ईरान के अंदर या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले रजा पाशा साहब क्या कह रहे हैं? جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं सोहेल साहब। ये बीच में अचानक से, पहले तो मैंने कहा कि 12 और 13 तारीख को हमला होता और उसके बाद 16 तारीख को ये सामने आए, फिर से 17 को रेस्ट, 18 को फिर स्टेटमेंट्स। क्या इन बयानात के पीछे हो सकता है, आप क्या समझ पा रहे हैं, और उस शख्स की तरफ से जो पहले से ही जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा है? देखिए ये जो इंसान अभी निकला और ऐसी बिल्कुल तैयार होके पेंट कोट टाई में आपको ये सब बयान दे रहा है, ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका को ऐसे लोग पसंद हैं। उनको मौलाना लोग पसंद नहीं है, उनको रेडिकलाइज करने वाले, अपनी मजहबी कदरों पे अपने मुल्क को चलाने वाले लोग पसंद नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोग पसंद है, वो नेचुरली इसको सपोर्ट करेगा। और अगर वो, देखिए रजीम तो चेंज होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे ये सब चीजें रुकेंगी। और उसमें अगर कोई अल्टरनेटिव बनेगा, वो वैसा बनेगा जैसे अमेरिका चाहेगा। अमेरिका का जो सोच के हिसाब से जो इंसान वहां बैठेगा और मुल्क को और फॉरेन पॉलिसी के साथ अमेरिका के साथ ट्यून करके आगे चलेगा। तो ये तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। और ये बिल्कुल देखिए इतनी देर एग्जाइल के बाद भी ये जिस तरह की स्टेटमेंट दे रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि अमेरिका इज सपोर्टिंग हिम, अमेरिका इज पॉलिशिंग हिम एंड ही विल बी मोर पॉलिश। और ये जो आप कह रहे हैं कि पोती के साथ कनेक्शन है, तो सारे मतलब एक जैसे इकट्ठे रहे, यहूदी भी, इस्लाम भी, ये अमेरिका चाहता है। और अमेरिका जो चाहता है उसको 100%। अच्छा, क्या ये इतना आसान होगा? चूंकि आप ईरान की पॉलिटिक्स और ईरान के लोगों की नब्ज को समझते हैं, आपका बातचीत भी होती रहती है वहाँ के जियोपॉलिटिकल लीडर्स के साथ, तो क्या ये इतना पॉसिबल होगा कि खामनेई साहब को आप बाहर कीजिएगा और लोग इजीली इसको एक्सेप्ट करेंगे? कल भी हमने देखा कि जब हवाई हमले हो रहे थे तो नमाज पढ़ाई गई, खामनेई साहब सामने थे, हज़ारों की तादाद में लोग पीछे थे, जुम्मा की नमाज पर जो खुतबा हुआ वो हम सबने सुना। रात को जो बात आई तो वीडियोस काफ़ी वायरल है जो अनऑफिशियली पेजेस पर आ रही हैं, और ऑफिशियल कंफर्मेशन भी बाद में ईरान की तरफ से की गई है। तो क्या ये इतना क्विकली एक्सेप्टेबल होगा, या ये बड़ी वॉइस दबेगी? छोटा सा जो वॉइस वहां पर है कि जनाब रिजीम चेंज होना, वो आगे आएगा और बाद में फिर 5-8 सालों के बाद फिर वही तबाही फिर ईरान के अंदर देखी जाएगी?
बिल्कुल सर, देखिए ईरान में भी दो गुट बना चुके हैं। कुछ कुछ जो अंदर जो काम कर रहे हैं, ईरान को दो गुटों में बांटने की कोशिश की गई है। आपने देखा सऊदी अरब में जब ट्रंप गए तो ये वो इस्लामिक मुल्क है जो पूरी दुनिया को इस्लामिक प्रीचिंग्स देता रहा है, और किस तरह से औरतों ने स्वागत किया वहां पे, जो इंडिकेट करता है कि सर्वाइवल की लड़ाई है, अपने आप को, अपने वजूद को बचाने की जंग है। ईरान में भी ये पहले कर चुके हैं, डिविजन कर चुके हैं, 2 की 3 कर चुके हैं। हाँ, उसमें बहुत ह्यूमन लॉस होगा, क्योंकि रिलीजियस से जुड़े हुए लोग जो है ईरान के साथ और खामनाई साहब के साथ पूरी दुनिया में है, लेकिन उसको कंट्रोल करना या उसको किस तरह से आगे लेके जाना वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में ईरान जो है ये कोशिश करेंगे बाहर से नहीं तो अंदर से ईरान को तोड़ने की, ताकि बिल्कुल उसी तरह चले जैसे अमेरिका चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काजमी साहब हमारे साथ प्रोग्राम सलाम जेके में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इंपॉर्टेंट बातें हमारे देखने वालों ने सुनी और मौजूदा वक्त की सूरत हाल जो है उसमें अब यहाँ से आगे क्या होगा ये बताने और समझाने के लिए।